जीरो से लाखों की टीम बनाने और ओडी कार तक पहुंचने का महामंत्र दिया है सर ने। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1964 का है। बर्थ प्लेस मोकामा, विलेज औंटा, पटना बिहार का रहने वाला हूं मैं। एजुकेशन 10th पास किया, मैट्रिक बिहार बोर्ड से। स्कूल RSM रेलवे एडेड हाई स्कूल मोकामा घाट पटना बिहार। प्रिंटिंग प्रेस में कंपोजिटर का वर्क किया, मोल्डिंग पैटर्न मेकर का भी वर्क किया। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी में डिप्लोमा भी किया हूं और स्टेट गवर्नमेंट डेली लॉटरी वर्क्स का काम भी किया हूं। ज्वाइनिंग डेट 24 मार्च 2005, यानी 17 साल 8 महीने हो चुके हैं। वर्क प्लेस कंटिन्यू 43 साल हो गए हैं आगरा यूपी में। और टीम साइज अप्रोक्स 7.5 लाख लोगों का है 200 बीवी के हिसाब से। वैसे तो हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स का धन्यवाद हृदय से, जिनकी सोच के वजह से सेफ्सॉफ्ट जैसी महान कंपनी का बुनियाद डाला गया और उनका परिणाम आज हम लोग अपने जीवन को बदलते हुए देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा परिवार है, मेरे पेरेंट्स हैं और वही घर है जहां मैं पैदा हुआ, बिहार का। मेरे पिताजी रेलवे में इंजन फिटर का काम किया करते थे, सरकारी नौकरी थी और हाई स्किल फिटर से रिटायर हुआ। लेकिन परिवार बहुत बड़ा होने के वजह से ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चल पाता था, कमाने वाले एक ही थे। और वहीं बिहार में ही मैं पला बढ़ा, बिहार में ही एजुकेशन लिया। अगर मैं कहूं तो बिहार राज्य का पटना डिस्ट्रिक्ट जो मेरा जन्मभूमि है, और आगरा शहर उत्तर प्रदेश ये मेरा कर्म भूमि है। और ये दोनों मेरे लिए उतना ही अजीज हैं। कभी भी जब पटना शहर का नाम आता या बिहार राज्य का नाम आता या आगरा शहर का नाम आता, उत्तर प्रदेश का नाम आता, तो अंदर गुदगुदी सी होती थी और उसमें अपनापन झलकता था। ये बात शेप्स से पहले की बात है। लेकिन जब से शेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन किया है, पूरा शहर, देश का पूरा शहर, अगर किसी भी शहर का नाम आता है मेरे जवां पे, तो अंदर गुदगुदी सी होती है और उनमें अपनापन महसूस होता है। दोस्तों, शुरुआत सारे लोगों की ऐसे ही होती है। मैंने भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत कोशिश किया था कि सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन सरकारी नौकरी है कि लगी नहीं। और जब सरकारी नौकरी नहीं लगी तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। बिहार में उस समय की बात हम कर रहे हैं जब हम ये एजुकेशन खत्म किया था। लघु उद्योग की बहुत कमी थी, जिसके वजह से क्या होता था, 30 दिन की मजदूरी भी मिलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए जिनके पास पैसा होता था ना, वो पासपोर्ट वगैरह बनवा के एजेंट वेजेंट के माध्यम से सऊदी अरब खाड़ी देश के लिए चले जाते थे पैसा कमाने के लिए। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था, ऐसे लोग बेचारे दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, आसाम, इन्हीं जगहों को सऊदी अरब मान लेते थे और इन्हीं जगह पर काम धंधा करने के लिए चले जाते थे। मैं भी उन्हीं में से था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब नौकरी नहीं लगी तो दिल्ली की तरफ चल दिया। दिल्ली की तरफ काम धंधे की तलाश में, रोजी रोजगार की तलाश में। लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच सका। दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले ही आगरा शहर में मैं पहुंच गया और यहीं पर मैंने एक काम सीखा था। जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में पाइप फिटिंग, मैनहोल कवर्स, जो कास्ट आयरन, ढलमा लोहा का जो बनता है, उसका मैं डाई बनाने का काम सीखा था। और डाई बनाने के काम में मुझे उस समय आराम से 40 से 50 हजार रुपये कमाने लगा था। तो नौकरी नहीं लगने का दर्द जो है ना, कम हो गया था और जीवन बहुत ही बढ़िया से जी रहा था और जीवन जीने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसी बीच मेरे एक मित्र ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताने मेरे घर आए। और जब वो मेरे घर आए ना,
तो मैं यही सोच रहा था कि ये वही बताने आए जिन जिन चीजों को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, अब वो मेरे मित्र हैं, अब उनको अगर घर से वापस कर दूं तो हो सकता है बुरा मान जाए, हो सकता हमारी दुआ सलाम भी बिगड़ जाए। उस समय हमारे बिजनेस में इंश्योरेंस हुआ करता था, तो हमने उनसे एक इंश्योरेंस ले लिया कि चलो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना ही है और इनका मन भी रह जाएगा और हमारी दुआ सलाम भी बनी रहेगी। लेकिन जब हमने ये ले लिया तो वो बड़े खुशी खुशी हमारे घर से चले गए, लेकिन मुझे झटका तो तब लगा जब वो अगले दिन फिर मेरे घर आ गए और बोलने लगे, दोस्त बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, जीवन बदल जाएगा, खानदान में इतिहास लिख दोगे। और उनके बार बार प्रयास करने के वजह से, बार बार प्रयास करने के वजह से हमारे सारे समस्याओं का समाधान यानी सारे सवालों का जवाब देने का परिणाम आज आप लोगों के बीच में सत्येंद्र प्रसाद जी के रूप में आपके सामने बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा कर रहा है तो विश्वास करना, आप भी एक दिन सत्येंद्र प्रसाद जी जैसा बनने वाले हैं। पहचान मैं कौन? दोस्तों, एक बात देखा गया है, गरीबी में भले ही जी रहा था, लेकिन शौक जो है ना अमिताभ बच्चन जी से कम नहीं था। और जहां तक मैंने महसूस किया है, गरीबों के पास ही नकल करने का ज्यादा शौक होता है। जितना तक नकल कर सकते हैं ना उतना तो कर ही लेते हैं, जो संभव नहीं है उसी को छोड़ते हैं। अब आप सोच के देखें, बाल बढ़ाने में क्या लगता है, बढ़ा लिया, लेकिन मुझे कहाँ मालूम कि भविष्य में मुझे ऐसा बिजनेस मिलने वाला है जहां सिर्फ नकल ही करके जीवन में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। जब मेरी शादी हुई थी और मैंने पत्नी को अपने बिहार से आगरा लेकर आया था, तो उनको ताजमहल घुमाने ले गया था और ताजमहल के प्रांगण में हम पति पत्नी प्रेम का इजहार कर रहे हैं। हम आप लोगों से एक बात जानना चाहता कि जब हमारी शादी हुई थी उस समय मुझे ज्यादा खूबसूरत लगना चाहिए था कि आज लगना चाहिए था? स्वाभाविक सी बात है, आप कहेंगे उस समय लगना चाहिए था, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस क्यों है? बेसिक डिफरेंस यही है, सेफ सोप। कहते हैं ना, सेफ सोप में जब आप आगे बढ़ेंगे ना, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, उम्र भले ही आपकी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन खूबसूरती जो है ना अंदर से निकल कर बाहर आएगी। आज आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो आप जितने भी खूबसूरत हैं, आज आप एक बढ़िया सा फोटो खिंचवा लेना, और जिस आज मेरे लेवल पर पहुंचने के बाद आप उस फोटो को सिर्फ आप ही पहचान पाओगे, दूसरा कोई नहीं पहचान पाएगा। शुरुआत में जब बिजनेस में हम ज्वाइन करते हैं ना, बहुत जोश में होते हैं और एकदम से, क्योंकि इतना बड़ा प्लान देखे हुए होते हैं और हम इतना जोश में होते हैं ना कि हमारा जो रोज का दिनचर्या होता है ना, सुबह ऑफिस 5 बजे छोड़कर छुट्टी होती है तो 6 बजे तक घर आ जाते हैं, या बिजनेस सेंटर से अपने घर आ जाते हैं सीधा। लेकिन जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारे सारे दिनचर्या बिगड़ जाते हैं। जो हम शाम को 6 बजे घर आते थे, अब 8 बजे आने लगे, 9 बजे आने लगे, 10 बजे आने लगे, 10:30 बजे आने लगे, 11 बजे आने लगे, 12 बजे आने लगे। यही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि जब मैं इस काम को शुरुआत किया, इतना जोश में था कि रात के 10:30, 11, 12, 12:30 तक बज रहे थे। एक दिन की बात है, घर में बड़ा दिक्कत होने लगी। एकदम से मैडम सामने आ गई और बोला, देखो जी, भगवान ने बहुत दिया हमको, कोई भी फालतू फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। सोनू को पापा को देखो 10,000 कमाते हैं, मोनू को पापा को देखो, मोहल्ले के जितने पापा है ना सबकी सैलरी बता दिया उन्होंने, और ये बताया कि आप तो उनसे बढ़िया कमाते हो। आज देखो भगवान ने हमको बहुत दिया है, मैं बहुत खुश हूं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद मैं घर देर से आता हूं ना तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कुछ दूसरा रास्ता ढूंढा, और दूसरा रास्ता क्या, शहर में ही मेरा 3 मंजिल का मकान है। मैंने बीच वाले मंजिल को सोफा वोफा लगा के ऑफिस बना दिया, और फिर क्या किया, वहीं पर लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। वहीं पर प्लान हो रहे हैं, वहीं पर फॉलोअप हो रहे हैं, वहीं पर FIM हो रहे हैं। और फिर क्या था,
रात के 10:30 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, और ऐसा ही होने लगा। 20 दिन गुजरे ही थे, एक दिन फिर मैडम सामने आ गई और बोला, देखो जी, पहले तो ऐसा भी था कि आप आओगे, दरवाजे पे घंटी बजाओगे और मैं दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप तो, हम दोनों घर में ही रहते हैं, आप बीच वाले मंजिल पे रहते हैं और मैं ऊपर वाले मंजिल पे रहती हूँ, लेकिन रात के 12 बजते हैं, ये बिजनेस हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि दरअसल मुझे शाम को लेट से, रात को लेट से आने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दरअसल इनको इस बिजनेस से ही प्रॉब्लम थी। पता नहीं, जिस पत्नी को मैं बेइंतहा प्यार करता हूं, उस समय पता नहीं क्यों ऐसा बोला, और मैंने बोला, खबरदार, दो बातें हैं, या तो आप मेरा साथ दो या फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। ये जो मेरे दो बच्चे हैं ना, इनको पढ़ाना लिखाना, इनका कैरियर बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। पता नहीं क्या हुआ, मैडम ने रात भर सोचा, फिर चाहे जैसे भी हो, उन्होंने बोला, ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी। और फिर मैं दमदारी के साथ काम करने लगा, और काम करने के बाद जो है ना, मैं सिल्वर बन गया। उस समय सिल्वर बनना बहुत बड़ी बात थी, और डायरेक्ट सिल्वर का ही लेवल होता था। मेरे अपलाइन ने बोला कि सत्येंद्र प्रसाद जी, एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और आपको वहां पर पूरे परिवार के साथ आना है और आपको सम्मानित किया जाएगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैडम को बोला कि आपको भी चलना है, हमारा सम्मान होगा। तो मैडम के अंदर ज्यादा बिलीव विश्वास था नहीं, उन्होंने तो जैसे भी हो मान लिया था। तो कहते ना, जब बिलीव विश्वास नहीं हो तो मैडम चल तो रही थी, लेकिन सजना क्या सवरना क्या, जैसे थी ना वैसे ही चल दिया। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि वो जा रही है। जब वहां पर गया, बहुत बढ़िया सम्मान हुआ। हम पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे के गले में माला भी डाला, मैडम ने पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। उस समय तक जीवन में उससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी। और आगरा का सूर सदन ऑडिटोरियम था, जहां हजारों लोग पहले से मौजूद थे। पता नहीं, उस मंच के माध्यम से मैडम को सामने बहुत सारी महिलाएं थी, उनको देखा, क्या लगा क्या नहीं। उस दिन के बाद जितना नशा मुझे डायमंड बनने का था ना, उसका 10 गुना नशा उनको डायमंड बनने का हो गया। उस समय मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने पहले कहीं कभी क्यों नहीं इनको फंक्शन में लेके आया। अगर मैं पहले फंक्शन में लेके आता तो शायद आज मैं पर्ल का रिकॉग्निशन ले रहा होता। तो लोग यही गलती करते हैं, अपने परिवार को इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ये मेरी दूसरी दिशा ट्रेनिंग है। जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा था ना, उसी समय मुझे एक मौका मिला था दिशा ट्रेनिंग लेने का। और मेरे अपलाइन ने बोला कि आपको दिशा ट्रेनिंग में चलना है। 15,000 रुपए का मैंने इंश्योरेंस लिया था 15 साल के लिए। मैंने बोला, 15,000 तो अभी अभी दिया है, मैंने मन में सोचा। और अभी फिर कह रहे हैं कि नागपुर जाने के लिए, वहां पर जाना आना, वहां का रहना खाना पीना सारा खर्चा होगा। मैंने बहाना कर दिया, और बहाना करके किसी तरह मैं गया नहीं। लेकिन जब लोग वहां से आते थे ना, तो वहां के प्रोग्राम के बारे में बोलते थे, क्या प्रोग्राम होता वहां पर, जीवन समझ में आता। और सही मायने में जीवन क्या है ना, वो वहां पे समझ में आता। इतनी तारीफ सुनता था कि अगले बार जब प्रोग्राम हुआ दिशा वर्कशॉप, तो मुझे जाने का मौका मिला, अकेले जाने का मौका मिला। और जब वहां पर जाकर गया, तब समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती किया था, वो बहाना बनाकर, और अपने आप को मैं कितना पीछे धकेल दिया। शायद मैं उस समय गया होता दिशा वर्कशॉप लेने, तो आज का पोजीशन कुछ और होता। लेकिन 1 साल लेट हो गया, और जीवन समझ में आया। और ये समझ में आया कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा महसूस करते हैं, अगर आपको उस पर यकीन है, तो वो आपके जीवन में हो जाएगा। और ये मेरी दूसरी दिशा ट्रेनिंग है, जो माननीय श्रीमान नरसिंह गिरवाल साहब जी से लेने का मुझे मौका मिला। और मैं सबसे कीमती कपड़ा पहन के गया था, 35 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहन के गया था। 2.25 मीटर में मेरा पूरा कपड़ा बना था। आज के युवा को तो पता भी नहीं होगा कि 2.25 मीटर क्या होता है, और 1.5 मीटर में हाफ शर्ट बनते थे। और आज आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है कि मेरे से बढ़िया कपड़ा पहन के बैठे होंगे। तो ये बिलीव, विश्वास और यकीन एकदम जीवन सही मायने में दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद ही मुझे समझ में आया। उसके बाद मैं गोल्ड बना, और हमारे ये आदर्श मेंटर जिनके साथ मैं हूं, और पर्ल बना।
और देखें मैं टोपाज बना। आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मैंने इस सेफ सोप बिजनेस को क्यों किया और कैसे किया, इसको करने से मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। जब मैं टोपाज बना तो देखें मेरी 1 साल की इनकम है टीडीएस सर्टिफिकेट 2009 और 10 का। अप्रैल 2009 में मैंने 8,210 रुपया कमाए थे। मई 2009 में 5,070 रुपये कमाए थे। जून 2009 में 22,490 रुपये कमाए थे। जुलाई 2009 में 31,420 रुपये कमाए थे। अगस्त 2009 में 38,840 रुपये कमाए थे। सितंबर 2009 में 54,120 रुपये कमाए थे। अक्टूबर 2009 में 48,260 रुपये कमाए थे। नवंबर 2009 में 50,910 रुपये कमाए थे। दिसंबर 2009 में 61,120 रुपये कमाए थे। और जनवरी 2010 में 74,120 रुपये कमाए थे। और फरवरी 2010 में 1,23,030 रुपये कमाए थे। हमने 1 साल में अपनी इनकम को 1.25 लाख रुपए महीने पर पहुंचा दिया था। और इसकी वजह क्या थी जो हम जिक्र करते हैं आगे। दरअसल होता क्या है, इस बिजनेस में जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारे खास खास जो लोग होते हैं ना, सगे संबंधी नाते रिश्तेदार यार दोस्त, हम उन्हीं को ये प्लान बताने की सोचते हैं कि चलो यार हम कल को आगे लखपति तो हैं ही, करोड़पति आगे बन ही जाएंगे। और जब हम करोड़ों में कमा रहे होंगे तो हमारे जो अजीज है ना, ये पीछे ना रह जाएं, तो हम इनको जाकर बताने के लिए जाते हैं। ऐसे ही मेरे एक अधिकारी मित्र जो मेरे लंगोटिया यार हुआ करते थे, अपने अधिकारी मित्र को मैंने बताने गया। और जब अधिकारी मित्र को बताया ना ये प्लान, बहुत ही बढ़िया और दमदारी से बताया, उस व्यक्ति ने जानते मेरे से क्या कहा, बोला सत्येंद्र तेरे को अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम मेरा तो ख्याल किया होता। मैं अपने किसी दोस्तों से तेरे को मिलवाऊं तो क्या बोलकर मिलवाऊं कि ये मेरा मित्र कैसा वैसा काम करता है। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा, इतना बुरा कि मैं इतना गिरा हुआ काम करता हूं कि इसको अपने दोस्तों से भी मिलवाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और जानते हैं उस दिन मैंने दिलो दिमाग में एक बार ठान के आया था कि मेरे मित्र, तुझे इस अधिकारी की नौकरी पे इतना गरूर है ना, अगर मैं तेरे इस गरूर को तोड़ नहीं दिया तो असल बाप की औलाद नहीं। और उस दिन के बाद हमने सारा दिमाग सेट हो गया। असल बाप की औलाद नहीं का मतलब होता है अगर हम ये नहीं किया तो मेरी मां को गाली पड़ता ना। अब आप बताएं मैं टेढ़ा मेढ़ा चल सकता? एकदम हर अपलाइन के सामने जी सर, यस सर, हर अपलाइन के सामने मैं यही उम्मीद लेकर रहता था कि कोई भी अपलाइन कोई ऐसा मंत्र मुझे बता दे जिससे मैं जल्दी डायमंड बन जाऊं। कहते हैं ना, दुनिया में गुस्से में लोग दुनिया के कठिन से कठिन कार्य गुस्से में करते हैं। गुस्से में ही लोग अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कते हैं और खुद ही माचिस लगा देते हैं। लेकिन 95% लोग जो है ना, गुस्से में अपने गुस्से को रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं। और दुनिया में 5% लोग हैं जिनको गुस्सा आता है लेकिन अपने गुस्से को सक्सेस की तरफ मोड़ देते हैं। और उसका परिणाम यही है। कभी भी उस अधिकारी, मुझे नेगेटिविटी मन में आता था ना, तो उस अधिकारी का फोटो निकाल कर देखता था और बोलता था बेटा तेरे को तो जरूर बताऊंगा। और मेरे जीवन में अगर सबसे ज्यादा डायमंड बनने के लिए मुझे कोई मोटिवेट किया तो वो अधिकारी। और उस गुस्से का परिणाम आप जो ये देख रहे हैं ना, ये चेक है। और यही चेक के वजह से मेरी इनकम जो हुई उससे मैंने एक i10 कार खरीदा अपने परिवार के लिए 14 अप्रैल 2010 को। और मैंने जो है पास के ही शहर, करौली शहर है राजस्थान में, वहां पर माता का मंदिर है जहां पर मैं पूजन कराने गया था। और हम पूरे परिवार के साथ हैं और राकेश जी भी मेरे साथ हैं। जब मैं इस स्लाइड को बना रहा था तो मेरी पत्नी ने एक बात बोला
कि ये जो साड़ी आप मुझे मेरे देख रहे हैं ना, ये 1500 रुपये की है, और जो पहले स्लाइड वाली साड़ी देखा ना, वो 150 रुपये की है। 150 की साड़ी में भी वो खुश नजर आ रही है। आज हम 15,000 की भी साड़ी दे दें तो भी मुंह यूं कर लेती है। क्यों? कि 1,500 की साड़ी तक पहना है इन्होंने। 150 रुपये की साड़ी में भी उतना ही खुश नजर आ रही हैं, और 1500 की साड़ी में भी उतना ही खुश नजर आ रही हैं, और 15,000 की साड़ी में भी उतना ही खुश नजर आती है, और 1.5 लाख की भी साड़ी में भी उतना ही खुश नजर आई। इसका मतलब है कि जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी ना, तो चीजें छोटी लगने लगेगी। और देखें, ये वही मित्र, अधिकारी मित्र मिस्टर अविनाश कुमार जी, जो रेलवे में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा आपको, जब कोई आपको ना कहता है ना, तो आपको लगता है कि वो जीवन भर के लिए ना कह दिया। नो, नो का मतलब ये नहीं होता। नो अगर कोई कह रहा है ना, तो आपको खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है, तू करके दिखा, पीछे से मैं आता हूं। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, पतली चमड़ी वाले लोगों का बिजनेस है, जिनको लोगों की बातें चुभती हो। मोटी चमड़ी वाले का नहीं, कि सूजा भी घुसेड़ दो तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और आज देखो परिणाम। वही मित्र 2009 में जब मैं इनके पास गया था, इन्होंने क्या बोला था, और वही मित्र 2011 के आखिरी में आगे बढ़कर जबरदस्ती मेरे को ज्वाइन किया। और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिसंबर जनवरी तक क्राउन बनने जा रहे हैं, और आज जगवार एफ फेस से चलते हैं, और डायमंड बनते ही रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी को से वीआरएस ले लिया, और आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो भरोसा करो, जो आपको ना कहा है ना, वही लोग आप ही के साथ जुड़ेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। ये लाइव एग्जाम्पल है। मैं एमराल्ड बना, और एमराल्ड बना उसके बाद बहुत खुश था, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दोनों लाइन किसी कारणवश एकदम से खत्म हो गई। आप सोच के देखें, इतनी अच्छी अच्छी इनकम आ रही हो, और पैसा भी सब कुछ दिख रहा, कार भी खरीद लिया, सारे खर्चे भी बढ़ गए, और एकदम बिजनेस जीरो पे आ गया। या तो ये कंडीशन था कि ऐसी कंडीशन में हम कोमा में चले जाते, लेकिन धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, मान्य श्रीमान नरसिंह गिरेवाल जी जैसे हमारे मेंटर मिले, अपलाइन मिले, जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर, कंधा पे पीठ थपथपा कर बोला, बड़े भाई, हमने जब बनाना नहीं सीखा था ना, तब तो हमने 1250, 2,500 की टीम बना दिया, 2,500 की टीम बना दिया। अब तो हम बनाना सीख लिया है, जुड़ाना सीख लिया है, दोनों भाई मिलकर करते हैं और फिर से काम करते हैं। और सर ने बेसिक लेवल पर जाकर हमारे साथ काम किया। सर, मैं आपका जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। और हमने काम करने का परिणाम, जिस दमदारी के साथ काम किया, प्रेजेंट टाइम में हमारे आईडी पे क्राउन शो है, लेकिन बहुत जल्द मैं क्राउन एम्बेसडर कंप्लीट करने जा रहा हूं, फिर से स्टार्टिंग करने के बाद। 24 दिसंबर 2011 को मैं रूबी बना, और 5 मई 2013 को मैं डायमंड बना। अब आप देखें, कहते ना डायमंड, जिस दिन मैं डायमंड बना था ना, उस समय तक के मेरे जीवन के सबसे खुशी का पल डायमंड बनने का पल। और पता नहीं, अभी तक आंकड़ा नहीं आया है कि कितने बार डायमंड बोलने के बाद, कितने बार डायमंड बोलने के बाद कोई डायमंड बन जाता है। ये आंकड़ा तो नहीं आया, लेकिन ये बात तय है कि जो लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हो, और जो सबसे ज्यादा बार डायमंड बोलते हैं ना, वही डायमंड बनते हैं। और मैंने एक बात अनुभव किया है, डायमंड बनना
और डायमंड को बनते हुए देखना, दोनों का नशा बराबर होता है। एक डायमंड बन रहा है ये सोचकर पागल होता है, और एक डायमंड को बनते हुए देखकर पागल होता है। दोनों पागल होता है। और मैंने देखा है लोग जो है ना अपने ग्रो लाइन को लेके आते हैं डायमंड सेलिब्रेशन दिखाने, अपने घर परिवार वालों को नहीं लेके आते हैं। परिणाम क्या होता है ना, क्योंकि उनको क्या लगता है घर वाले क्या हमको ज्वाइनिंग देंगे क्या, घर वाले क्या हम घर वाले से क्या हमको पैसा आएगा क्या। लेकिन एक बात है, घर वाले से पैसा नहीं आएगा लेकिन आपको डायमंड बनने से जरूर रोक लेंगे, क्योंकि सारा वायरस जो है ना घर में ही होता है। लोग जब अकेले डायमंड सेलिब्रेशन देख के जाते हैं ना, एकदम घर में जाकर पागलों जैसी बात करते हैं, देखना अब अपने जीवन में ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। तो घर वाले बोलते हैं कि अच्छे भले तो कल गए थे, इनको हो क्या गया। अरे हो क्या, मतलब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अरे बहकी बहकी बातें नहीं करेगा तो और क्या करेगा, क्योंकि डायमंड को अपनी आंखों से देखा है बनते हुए, पागल नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन क्या हुआ, अकेला अकेला पागल हो रहा है, बस अकेला अकेला, कोई समझ नहीं रहा उसकी बात। लेकिन अगर एक एक परिवार के लोगों को चुन चुन के अगर आप डायमंड सेलिब्रेशन में ले जाते हैं ना, आप देखना वही पत्नी जब डायमंड सेलिब्रेशन देखने के बाद जो कल तक चुप थी, 20-25 लोगों का लिस्ट निकाल के दे देंगे, देखो जी मेरे मौसी का लड़का है ना उसका साला भी बहुत बड़ा काम करेगा। मम्मी जी मम्मी पापा जी का भी लिस्ट निकल जाएगा, भैया भाभी का निकल जाएगा, अंकल आंटी का निकल जाएगा, और पूरा घर पागल। किस लिए, डायमंड बनने के लिए। और जब किसी के घर में पूरा घर डायमंड बनने के लिए पागल हो जाए तो बताओ डायमंडों की बौछार नहीं होगी उस घर में। दरअसल क्या है, अगर आप पूरे परिवार को डायमंड सेलिब्रेशन दिखा देते हैं ना, और अगर किसी दिन आपके मन में विचार भी आ जाता है ना कि लगता है मुश्किल है मैं डायमंड बन पाऊंगा, जानते हैं उसी समय आपकी पत्नी खड़ी हो जाएगी आपके सामने और बोलेंगे देखो जी आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप डायमंड नहीं बनेंगे। दुनिया में किसी को यकीन हो या ना हो, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप डायमंड जरूर बनेंगे, और आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। अगर कोई भी पत्नी किसी पति को ऐसा बोल देना तो वो पति दुनिया में आग लगा सकता है, दुनिया में आग लगा सकता है। और कहते हैं ना दुनिया के सबसे मजबूत और पावरफुल शब्द है मैं आपके साथ हूं। ये देखिए जी, जब बिहार में जब मेरी शादी हुई थी, और बिहार में शादी जानते हैं सरकारी नौकरी वाले लोगों की ही लगती है। बगैर सरकारी नौकरी वाले बेचारे भाई साहब को तो निपटा दिया जाता है। हम भी उन्हीं में से थे। हमारी जब शादी हुई थी ना तो मेरी माँ ने बोला था कि मेरा बेटा पालकी में जाएगा, तो मुझे पालकी में ले गया था ससुराल बारात में। मुझे नहीं मालूम वो मेरे माँ का सपना था या गरीबी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आजकल के लोगों को जब शादी करते हुए देखता था ना तो लगता था क्या शादी करते हैं। लेकिन धन्यवाद शेफ सोप का, उसी पत्नी के साथ दोबारा नए स्टाइल में शादी करने का एक मौका शेफ सोप ने दिया। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को भी निपटा दिया गया है तो टेंशन नहीं लेना, एक मौका शेफ सोप आपको जरूर देगी। करके आप दिखाओ, ये मौका आपके लिए भी है। मैं जिस माहौल में पला बढ़ा, जिस घर परिवार में रहा ना जी, वहां पर जो है ना बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। हम जैसे लोग उम्र के, पहली बात तो अपने बच्चे से बोल भी नहीं सकता कि बेटा मेरा जन्मदिन मनवा दे। अगर बोल भी दिया ना तो जवाब ये आएगा खाना मिल रहा क्या, एक कम बड़ी बात है क्या। लेकिन जन्मदिन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब मैं शेफ शॉप में आया और जब मैं डायमंड बना तो मेरी उम्र 50 साल की थी। सही मायने में मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं जब भी उनका अपना जन्मदिन पूछता था ना तो पता नहीं पूछती बताती थी बैसाख द्वितीया पक्ष, जो आज तक मुझको समझ में नहीं आया। इसलिए जो मेरे सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है ना, डेट ऑफ बर्थ लिखा है ना, उसी को मैंने अपना जन्मदिन मान लिया। और
जब मैं 50 साल का हुआ तो मेरा मन किया जन्मदिन मनाने का। देखो मन किसका किया? मेरा। खर्च कौन करेगा? मैं। गिफ्ट कौन देगा? मैं खुद। फिर रोकेगा? कहते हैं ना, जब पावर आपके पास होता है ना, तो आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं ना, जो करना चाहते हैं ना, वो वो कर सकते हैं। और 50वां जन्मदिन मैंने यादगार बनाने के लिए अपने आप को 50 लाख की ऑडी मैंने गिफ्ट किया था। देखें, 50 साल तक तो जन्मदिन मना ही नहीं, और मना तो ऐसा वाला जन्मदिन मना कि लोग देखते रह गए। अब बताओ, इसके बाद आप कभी जन्मदिन मनाना बंद हुआ होगा क्या? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। जन्मदिन आप मनाते हैं, परिवार के साथ मनाते हैं, वो अलग बात है। मजा तो जन्मदिन मनाने में तब आता है जब आपका जन्मदिन पूरा हिंदुस्तान मना रहा होगा। मजा तब आता है, और वो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप में ही मिलता है, देखने को और करने को। धन्यवाद। सेफ शॉप। देखें, आज कंपनी ने हमें टारगेट दिया हुआ है, हमारे पास मौका है, हमारे पास मौका है ढेर शहर, सारे शहर में जाने का, दुनिया में घूमने का हमारे पास मौका है। और देखो, उस मौके का परिणाम हमने भी जो है ना, क्या किया था, जब टारगेट आया था। आज तो दुनिया का बड़े बड़े देश में घूमने का मौका है आपके पास, पहले ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में जब हम काम करते थे, थाईलैंड का टारगेट आया था सिर्फ, अर्जुन अवार्ड और ये सारा कुछ नहीं। आज कितना अपडेट है आप लोगों के सामने। सिर्फ थाईलैंड का टारगेट आया था, और जब थाईलैंड का टारगेट आया था ना, तो पागल हो गया था, पागल हो गया था। अपलाइन से पूछा था कि सर मुझे इस टारगेट को फाइट करना है, टारगेट को फाइट करना। अपलाइन के पीछे पड़ गया था। अपलाइन ने बोला सबसे पहला काम पासपोर्ट बनवा लो। उस समय एजेंट के द्वारा पासपोर्ट बनते थे। एजेंट को मैंने पासपोर्ट बनवाया, रसीद दिया था, और सर ने बता दिया था कि कब ये ट्रिप जाएगी। जब प्लान दिखाने जाता था ना, तो लोगों को ठोक ठोक के बोलता था फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, और देखो मैंने देखो ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ रसीद देखो। रसीद दिखा दिखा के लोगों को ज्वाइन करा देता था। और जब मेरा पासपोर्ट आया था ना, विश्वास करो, जीवन में कभी पासपोर्ट नहीं देखा था। सैकड़ों बार उस पासपोर्ट को अलट पलट के देखा था। और जब अलट पलट के देखने के बाद और फिर फील्ड में जाता था ना, तो लोगों को और दमदारी के साथ प्लान दिखाना शुरू कर दिया, और बताता था देखो जी फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, ये देखो मेरा पासपोर्ट। सामने वाला व्यक्ति भी मेरा पासपोर्ट मांग कर देखता था, दिखाना भाई साहब पासपोर्ट कैसा होता, क्योंकि बेचारा वो भी कभी पासपोर्ट नहीं देखा था। और पासपोर्ट दिखा दिखा के मैंने थाईलैंड का टारगेट फाइट कर लिया, और अपने खानदान का पहला व्यक्ति जो किसी विदेशी धरती पर कदम रखने वाला था, इंटरनेशनल फ्लाइट पर चढ़ने वाला था। और पहली फ्लाइट थी मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट थाईलैंड का। जब मैं थाईलैंड के लिए गया था हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए, तो मैंने धन्यवाद तो मत्था टेक कर सेफ को किया था। धन्यवाद सेफ। उस समय मोबाइल फोन होते थे, 3 बार बटन दबाओ तो ऐसा आता था। उस समय भी मैंने अपने मोबाइल में इंटरनेशनल कॉल 10,000 रुपए का रिचार्ज करा के गया था। और जब मैं थाईलैंड पहुंचा ना, और जब मैं 1-2 घंटे फ्री हुआ, तो मैं उन सारे लोगों का लिस्ट बनाकर लेकर गया था जिनको मैंने प्लान दिखाया था लेकिन मेरे साथ जुड़े नहीं थे। उन सब का लिस्ट बनाकर लेकर गया था, और वहां जाकर उनको मैंने फोन करना शुरू किया। मैं सत्येंद्र प्रसाद बोल रहा हूं थाईलैंड से। बोला यार वहां क्या करने गया? बोला आके बात करता हूं, कट। मैं सत्येंद्र प्रसाद बोल रहा हूं थाईलैंड से। बोला यार वहां क्या करने गया? आके बात करता हूं, कट। मेरा उद्देश्य था उनके मोबाइल पे इंटरनेशनल कॉल छोड़ना कि मैं सचमुच में थाईलैंड में हूं या नहीं। और 10,000 रुपया मैंने सिर्फ इस बात के लिए खत्म कर दिया। और जी भरकर एंजॉय करके जब मैं थाईलैंड से आया ना, तो उस लिस्ट को निकाला और फिर उनके पास फॉलोअप करने के लिए गया। और जब फॉलोअप करने गया तो लोग जाते ही बोला, अरे यार तू तो थाईलैंड गया था, थाईलैंड कैसे गया था? मैंने बोला देख, वही कंपनी ने हमको थाईलैंड ले गया जिस कंपनी का प्लान दिखाने तेरे पास आया था। अगर तू उस समय ज्वाइन करता तो हम दोनों भाई थाईलैंड घूम रहे होते ना। लेकिन देख, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी ने फिर से टारगेट दिया है।
दोनों भाई मिलकर काम करते हैं, अब कि तेरे साथ थाईलैंड घूमने चलते हैं। और विश्वास करें, मैंने जिन जिन लोगों को कॉल किया था ना, लगभग सब लोगों का सेल मेरे पास आ गया, सब लोगों का सेल मेरे पास आ गया। और जानते हैं, देखो कहते हैं ना, पॉकेट से अगर पैसा खर्च होता हो और वो कभी वापस नहीं आता हो ना, उसको खर्चा बोलते हैं। लेकिन पॉकेट से पैसा अगर खर्च हुआ हो ना और वो वापस आ जाए ना, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन उस समय तो ऐसा था, लेकिन आज अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। 3-3.5 हजार में 10 8 10 दिन के लिए आपको इंटरनेशनल कॉल का सुविधा मिल जाता है, वीडियो कॉलिंग का। जिस होटल में भी आप दुनिया में जाएंगे रहेंगे, वाईफाई सेवा मौजूद होता है। वहां जाकर, अगर दुबई में जाकर, दुबई से आप जाकर यूरोप में जाकर आप किसी को कॉल करते हैं, यूरोप में जाकर किसी को कॉल करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, अगर 100 लोगों को वीडियो कॉलिंग करते हैं तो आप बताएं 100 लोगों में 50 लोग इस बिजनेस में आएंगे कि नहीं। आपके पास इस शानदार मौका है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराने का और अपने सपनों को सच करने का, साकार करने का। और ये देखें, इससे पहले मैंने एक ही देश की यात्रा किया, पैदल पैदल, जहां पर बॉर्डर पार कर लेते हैं, उस देश का नाम है नेपाल। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद थाईलैंड जैसे देश, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, फिनलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बार्सिलोना, रसिया जैसे देशों का सफर, टूर करने का मुझे मौका मिला। अभी ढेर सारे अभी भी टारगेट मेरे पास हैं, जो कि स्विट्जरलैंड, लंदन, यूएसए, किन्हीं कारणों, बस कोरोना के कारणों के बस नहीं जाना हो सका। लेकिन पूरा यकीन है शेफ शॉप में मुझे कि शेफ शॉप के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका मुझे मिलेगा और मैं पूरे हिंदुस्तान को घूमूंगा। और देखें, मकाऊ में अपने पूरे टीम और अपने मेंटर के साथ घूमने का मौका मिला, हांगकांग घूमने का मौका मिला, सिंगापुर जाने का मौका मिला अपने मेंटर के साथ में, मलेशिया जाने का मौका मिला, स्टार क्रूज पे सिंगापुर से मलेशिया जाने का भी मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से, पशुपतिनाथ का मंदिर का दर्शन करने का भी मौका मिला। यूरोप में जाकर महसूस हुआ कि माइनस टेम्परेचर में लोग कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं। ये अंग्रेज जो इतने गोरे गोरे दिखते हैं, उनके गाल एकदम लाल लाल दिखते हैं, जब माइनस टेम्परेचर में रात दिन आदमी रहेगा तो वो ऐसा नहीं, गोरा नहीं होगा तो कैसा होगा। हम लोग भी रहकर देखा, पता चला कि ये सब एकदम ऐसे हो गए थे। वो तो जाने के बाद ही पता चलता है जो वहां जाते हैं। इसलिए टारगेट जीतना क्यों जरूरी है, ये अनुभव वहीं जाकर मिलेंगे, यहां नहीं। रसिया जाने का मौका मिला पूरे परिवार के साथ, अजय जी के साथ, ये मेरा पूरा परिवार है। और रसिया दुनिया का ऐसा देश है जहां आधे शहर, आधे देश में दिन और आधे देश में रात होते हैं। मिडनाइट कंट्री कहा जाता है इनको। अजीब सा दुनिया, एकदम रात के डिनर लेने जा रहे हैं 11 बजे तो अभी शाम ही है, अभी सूरज डूबे नहीं है। अजीब अजीब सा लग रहा था वहां तो जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ सेफ शॉप का बिजनेस बहुत दमदारी से चलेगा, क्योंकि रात होते ही नहीं, यहाँ घड़ी देखकर लोग दुकान खोलते हैं, घड़ी देखकर मार्केट खोलते हैं, घड़ी देखकर सारा काम करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्लान, आप लोगों को जब प्लान दिखाया जाता है तो उसमें बताया जाता है जनरेशन टू जनरेशन प्लान है, पीढ़ी दर पीढ़ी का। अगर विश्वास और बिलीव और यकीन की बात करें तो राकेश जी मेरे इकलौते बेटे हैं। अगर मैं चाहता तो इनका कहीं न कहीं सरकारी जॉब लगवा सकता था। एमएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया था इन्होंने, लेकिन मैंने एज ए कैरियर क्यों दिया इनको, और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। आज राकेश जी भी आईडी पे क्राउन है और बहुत जल्द क्राउन मास्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये
विश्वास। और देखें, विश्वास की बात करते हैं तो राकेश जी के जब शादी नहीं हुई थी ना, तब भी मैं ये बात कहता था इस कंपनी के विश्वास और बिलीव और यकीन के बारे में कि मेरा बेटा तो छोड़ो, मेरा पोता भी एक दिन डायमंड बनेगा। और देखो, पोता के रूप में 5 साल का कुणाल प्रसाद जी आपके सामने है। आप सोच के देखो, मैंने तो गरीबी भी देखा है, गरीबी में भी जिया है। राकेश जी को थोड़ा बहुत मिला, लेकिन ये तो रईस से रईस लग्जरी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, लग्जरी गाड़ी से घर आया, शानदार बंगले में रहा। मैंने तो अनुभव किया है, सेफ शॉप से पहले मैंने जितने कपड़े पहने हैं ना, उससे ज्यादा कपड़ा पहनकर इसने तो अलग कर दिया, इससे ज्यादा कपड़े पहनकर अलग कर दिया। बिलीव, विश्वास की बात करें तो आज मेरी जो बिटिया है एक, जिनकी शादी भी मैंने सेफ शॉप में ही किया है। हमारे दामाद जी जो हैं वो रूबी लेवल पर हैं, और हमारे समधी साहब हैं जो बिजनेस लेवल पर हैं। मैं चाहता तो मैं बड़े अधिकारी के साथ इनकी शादी कर सकता था, मैं चाहता तो किसी बिजनेसमैन के साथ इनकी शादी कर सकता था, लेकिन सेफ शॉप ही क्यों? क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में इस बिजनेस में किस तरह का जीवन मिलने वाला है, ये सोचकर और ये बिलीव और विश्वास करके मैंने सेफ शॉप में शादी किया। इससे बड़ा विश्वास और बिलीव कहीं नहीं हो सकता किसी के लिए भी। ये मेरा पुराना घर है 3 मंजिल का, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। और माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी साहब जी और माननीय श्रीमान नरसिंह गिरेवाल साहब जी अपनी बिटिया के साथ जब हम टोपा लेवल पे था हमारे घर पधारे और आशीर्वाद दिया। सर का कोटि कोटि धन्यवाद। सर ने इस गरीब की कुटिया पे पधार के हमें सौभाग्य प्राप्त किया। और आज जिस घर में मैं रहता हूं वो मेरा ये घर है जहां आज मैं रहता हूं। ये देखें, आज मेरे 100+ डायमंड्स हैं। सारे लोगों तो फोटो नहीं लगा पाया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उसमें एक से एक लेवल है। ढेर सारे डबल डायमंड, ढेर सारे ट्रिपल डायमंड, ढेर सारे बीनस, ढेर सारे मरकरी, ढेर सारे क्राउन और ढेर सारे क्राउन एंड मस्टर भी हैं। आज 100+ डायमंड है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं मार्च 2023 तक मेरे 200 डायमंड्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। 200 डायमंड्स। ये मेरा हंसता खेलता खुशहाल परिवार है जिनके साथ जीवन बहुत बढ़िया जी रहा हूं। जब सेफ शॉप में आया था तो मुझे बताया गया था कि 2 लाख सप्ताह और 8 लाख रुपया महीना मिलेगा, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि यहां पर 8 लाख रुपया सप्ताह भी मिलेगा। ये मुझे नहीं पता था। धन्यवाद शेफ शॉप का। और ये भी नहीं पता था कि आने वाले समय में 25 लाख रुपया सप्ताह भी मिलेगा। भरोसा करें आप लोग, जो बेसिक लेवल पर जो लोग हमें सुन रहे हैं, आज जो आपके अपलाइन का है ना, आने वाले समय में वो एक दिन आप सभी का होगा। ये आज जो कुछ मेरे जीवन में है, आने वाले समय में आप सभी लोगों के जीवन में होगा, अगर चलते रहे सिस्टमेटिक, रुके नहीं तो। इस बिजनेस में 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो ऐसे लोग आएंगे जो अपनी मनमानी करेंगे, आपकी बात मानेंगे नहीं, कितना भी समझाएंगे ना वो आपकी बात समझेंगे नहीं। परिणाम क्या होगा? उल्टा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे सर
भले ही मुझे दो सप्ताह हुए हैं और आपको 2 साल हुए हैं, लेकिन ये बिजनेस कैसे होगा ना, ये हम आपको समझाते हैं। हमारे जो ज्यादातर लीडर है ना, रात को जो टेंशन में सोते हैं ना, इन्हीं लोगों के वजह से। बोला अच्छा, मुझे 2 साल हुए हैं और 2 सप्ताह का बंदा मुझे बताता है कि बिजनेस कैसे होगा, ये हम आपको बताएंगे। ये जो लोग हैं ना, अगर ये कुछ भी मानने वाले नहीं है, अपनी मनमानी करेंगे। इनको कुछ भी समझाओगे ना, ये समझने वाले नहीं है। अगर ये कहते हैं ना, इनको ये जैसा करना चाहते हैं ना करने दो। अगर ये कहते हैं कि सर मेरा ये करने का मन कर रहा, बोला बिल्कुल यही करो। बोला सर मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा, बोला बिल्कुल मत करो। तेरी खुशी में मेरी खुशी। वो जो करना चाहता ना, उसको वही करने दो। अपनी मनमानी जी भर के करने दो। क्योंकि मालूम है, अगर आप पूछोगे ऐसा करना है तो बोलेगा क्यों, ऐसा नहीं करना है क्यों। आप क्यों का जवाब आप दे नहीं पाओगे, इसीलिए इनको छोड़ दो इनके हाल पे। आप देखो, जब आप इनको जी भर के मनमानी करने देंगे तो इनकी नजर में आपकी इज्जत सम्मान कैसा होगा। आप जैसा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। फिर क्या है, आपको ये डिस्टर्ब करेगा। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और आप खुल के काम कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह के जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ ही समय में ये समझ में आ जाता है कि ये बिजनेस जो है ना, ज्यादा दिमागदार लोगों का नहीं है। यहाँ एक सिस्टम है, दुनिया का सबसे महानतम सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और वहां से वो सब कुछ मौजूद है जो सेफ में डायमंड बनने के लिए पर्याप्त है। यहाँ एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो काम करेगा वो डायमंड जरूर बनेगा। और वो कुछ ही समय में जी सर और यस सर के मुद्रा में आ जाएंगे। और यही वो लोग हैं जिनके साथ जम के पिल के काम करो, ये आगे बढ़ेंगे और आपको भी जीवन में आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। लोगों को यह बिजनेस बहुत ही आसान लगना चाहिए, ना कि कठिन। क्या होता है, जब हम किसी को प्लान दिखाने, FIM करने जब जाते हैं ना, प्लान ज्वाइन करने के बाद जब FIM करने जाते हैं, उनका लिस्ट बनवाते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो जी, आपको इनवाइट करना सीखना पड़ेगा, प्लान देना सीखना पड़ेगा, फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा, सेल रजिस्ट्रेशन करना सीखना पड़ेगा, स्टेज पर एंकरिंग करना सीखना पड़ेगा, फर्स्ट प्लान लेना सीखना पड़ेगा, सेकंड प्लान लेना सीखना पड़ेगा, क्लोजिंग करना सीखना पड़ेगा, फ्राइडे ट्रेनिंग लेना सीखना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा, कोर ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा, लेना सीखना पड़ेगा, और लीडर्स मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे ये सब, तभी तो आप लीडर बनेंगे। और जब आप लीडर बनेंगे तभी तो आप डायमंड बनेंगे। तो आदमी क्या सोचता है, बाप रे भाई, इतना सारा काम सीखना पड़ेगा। तभी मैं कहूं कि बिरले लोग ही इस बिजनेस में डायमंड बनते हैं। उसमें मेरा नंबर कहां होगा। अब क्या होता है, अपलाइन उनको फोन करते हैं, कभी सेमिनार में आने के लिए बुलाते हैं तो कभी वो आ जाता है, कभी नहीं आता है। ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। कभी घर मिलने जाते हैं तो मिल लेता है और कभी घर में मना करवा देते हैं। कभी रास्ते में दिख जाए तो मिल लेता है, कभी कट मार लेता है। वो आदमी सोचकर परेशान हो रहा होता है कि यार कल तक तो ये कहता था कि हम जलजला ला देंगे, तूफान खड़ा कर देंगे और देखना सर यूं मैं डायमंड बन जाऊंगा, बन के दिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। हो क्या गया, हो क्या गया कि उस दिमाग में उसको समझ में आ गया कि हम इसमें डायमंड बन नहीं सकते। और ये सोचकर अब वो कट करने लगा। आसान लगना चाहिए। आप देखें, जब किसी के यहाँ FIM करने जाते हैं और उनको लिस्ट बनवाते हैं और बोलते हैं सेमिनार में गेस्ट लेकर आने के लिए, अगर वो व्यक्ति 10 गेस्ट लेकर आता है, 10 गेस्ट लेकर आ जाता है, इसका मतलब है कोई ना कोई क्वालिटी तो है उसके अंदर। नहीं तो 2 गेस्ट लाने में सेमिनार में पसीने निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने 10 गेस्ट को लेकर आया। इसका मतलब है हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई एक क्वालिटी होता है। जरूरत है उनकी क्वालिटी को पहचानने की और उनकी क्वालिटी में धार लगाने की। अब जैसे कि देखें, कोई किसी को जब कोई आपको प्लान दिखाने ले जाता है और जब आप प्लान दिखा रहे होते हैं उनका,
तो वो एसोसिएट देखना बड़े गौर से आपके प्लान को देख रहा होगा, बड़े गौर से देख रहा होगा। जब प्लान खत्म होगा ना तो आपसे वो डायरी का पेज मांग लेगा, सर वो डायरी का पेज देंगे। और देखना घर जाके एकदम रट्टा मार रहा होगा, एकदम बढ़िया से प्लान याद कर रहा होगा। अगले दिन फिर जब प्लान दिखाने ले जाएगा ना, दिखवाने, तो फिर क्या होगा, आपके डायरी का पेज मांग लेगा। और घर वाले पे ही प्रैक्टिस कर रहा होगा, घर वाले सबको प्लान दे रहा होगा बैठ बैठ के। और तीसरे दिन जब वो प्लान दिखवाने ले जाएगा ना तो आपसे बोलेगा, सर मैं सर को प्लान दे दूं क्या? और आपको हैरानी होगी। और जब कोई कहा है एसोसिएट तो आप तो खुश हो जाओगे, हाँ दो। और देखना हू बहू आपका प्लान उतार के रख देगा। आपको जब कोई फॉलोअप कराने ले जाएगा ना तो आप देखना, आप जब 2 सवाल का जवाब देंगे ना तो 1 सवाल का जवाब वो भी देगा। आप 4 सवाल का जवाब देंगे ना, 2 सवाल का जवाब वो भी देगा। आप 10 सवाल का जवाब देंगे तो 4-5 का जवाब वो भी देगा। आप देखेंगे कुछ व्यक्ति आपको ऐसे भी मिलेंगे कि इंटरनेट का काम करने में उनको बहुत मजा आता है, बहुत मजा। और कुछ लोगों को इंटरनेट के काम को देखकर ही डर लगता है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होता है। जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं ना, जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं 8-10 लोगों का, 15 लोगों का, तो आप उनको उठाएं जिन्होंने 10 गेस्ट लेकर आए हैं, उनका प्रोत्साहित करना है उनको। देखो जी, ये राहुल जी हैं। राहुल जी पिछले सेमिनार में 10 गेस्ट लेकर आए थे, पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला ये मुझे नहीं मालूम। राहुल जी आपने क्या बोलकर 10 गेस्ट को लाए थे? अब देखना उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और किस अंदाज से बात करेगा। जैसे भी लाया होगा, सर मैंने ये बोला वो बोला, ऐसा कहा वैसा कहा, आएगा कैसे नहीं, मैं मजबूर कर दिया उनको आने पर। अब देखो उनके वहां 10 गेस्ट लाने का जो टेक्निक जो उन्होंने बताया, पहली बात जो 10-15 लोग हैं उनमें से लोग कुछ लोग तो अप्लाई करेंगे, और उनका आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दिया। परिणाम देखना अगले सेमिनार में 15 से 20 गेस्ट उनके आएंगे। जो देखो प्लान जो दिखाया है ना, प्लान वाले को भी के बारे में बताना कि देखना जी, देखो जी ये मोहन जी हैं, और मोहन जी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, मोहन जी को खड़े करवा के, मोहन जी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है ना, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति हो ना, सामने बैठा हो, प्रोग्राम को इस तरह उनके दिमाग में फिट करते हैं ना कि सामने वाला एस बोल के जाता है। और देखो जी उनके बारे में उनकी भी तारीफ करना। देखो ये रवि जी हैं, और रवि जी के बारे में क्या बताऊं, रवि जी आज तक किसी के घर फॉलोअप करने गए हों, खाली हाथ कभी वापस नहीं आया। ऐसी क्वालिटी इनके अंदर है। जो इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उनकी भी तारीफ करना है कि देखो जी आज रजिस्ट्रेशन का काम, इंटरनेट का काम, मेल बेल जितने भी काम होते हैं इतनी सफाई से करते हैं ना, आज तक इनका कंप्लेन नहीं आया, इतना बढ़िया से करते हैं। अब आप देखो गेस्ट लाने वाला गेस्ट ला रहा भर भर के, प्लान देने वाला प्लान दे रहा है, फॉलोअप करने वाला फॉलोअप कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करने वाला रजिस्ट्रेशन कर रहा है। इससे क्या हो रहा होगा, सबको पैसा आ रहा होगा, सबका लेवल बढ़ रहा होगा। अब आप देखो जो सेमिनार में गेस्ट लाता है ना, वो क्या सोच रहा है, क्या बिजनेस है यार, कुछ लोगों को पकड़ के सेमिनार में ला दो, पैसा आता है। पैसा कमाना कितना आसान है, शेप शॉप में डायमंड बनना कितना आसान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसको जिस काम को करने में मजा आ रहा है ना, वही काम करने दो। अगर उनको ट्रेनिंग में आने के लिए बोल रहे हो और वो कटने लगा, दोबारा बोला ट्रेनिंग में आने के लिए, कटने लगा, दोबारा बोला ट्रेनिंग में आने के लिए, कटने लगा, समझ जाना कि उनको ट्रेनिंग में आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेमिनार में गेस्ट लाना अच्छा लगता है। अगर ट्रेनिंग में लाने के लिए आगे बोल दिया ना, तो गेस्ट लाना भी बंद हो जाएगा। जिसको जिस काम को करने में मजा आ रहा हो ना, आने दो मजा, उसी में आने दो उनको मजा। अब देखो प्लान देने वाला क्या सोच रहा, क्या काम है यार, कुछ लोगों को बैठ के समझा दो और इस बात का पैसा आता है। पैसा कमाना कितना आसान काम है, डायमंड बनना कितना आसान काम है। वो देखो फॉलोअप करने वाला क्या सोच रहा, यार कुछ लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर लो,
और इस बात से पैसा आता है। पैसा कमाना कितना आसान काम है, डायमंड बनना कितना आसान काम है। और रजिस्ट्रेशन वाला, इंटरनेट वाला क्या सोच रहा है? वो भी ऐसे ही सोच रहा है। अब देखो अब आगे क्या होता है। जब भी कोई काम करना बिल्कुल आसान लगे ना, तो अंदर से इच्छा जागृत होती है सीखने की। अब देखो संडे के सेमिनार में एक सिल्वर लीडर जो है ना, एंकरिंग कर रहा है, और जो अपने साथ जो गोल्ड लीडर है ना, गोल्ड बन गया है, जो गेस्ट लाने वाला, जो 15 नहीं 20 गेस्ट लेके आया है, गोल्ड लीडर है, और वहां पर सिल्वर लीडर एंकरिंग कर रहा है। अब वो सोच रहा है ये सिल्वर है और मैं गोल्ड हूं, फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं। सेमिनार खत्म होते ही सीधे अपलाइन के पास जाता है और कहता, सर मेरे को जो है ना एंकरिंग करने का मन कर रहा है, एंकरिंग सीखने का मन कर रहा है, सर एंकरिंग करना है मुझे। अब देखो उसके अंदर एंकरिंग करने की इच्छा जागृत हुई। अब उनको जी भर के जल्दी जल्दी सिखाओ। जब किसी के अंदर सीखने की इच्छा जागृत हो ना, तो थोड़ा बताओगे और ज्यादा समझेगा वो। अब आप उनको एंकरिंग सिखा दो, रट्टा मार के एंकरिंग सीख लेगा, और देखना अगले सेमिनार में उनको जाकर स्टेज पर चढ़ा दो, एकदम अच्छे ड्रेसअप में जब जाएगा और वहां पर एंकरिंग करके उतरेगा ना स्टेज से, उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। परिणाम बोलेगा, सर मुझे फर्स्ट प्लान लेना सीखना है, सर मुझे सेकंड प्लान लेना सीखना है, सर मुझे क्लोजिंग करना सीखना है, सर मुझे फ्राइडे का ट्रेनिंग लेना सीखना है, सर मुझे कोर ट्रेनिंग लेना सीखना है, सर मुझे ग्रुप मीटिंग लेना सीखना है, सर मुझे लीडर मीटिंग लेना सीखना है। और इस तरह से कोई सिल्वर जाते जाते लीडर बन जाएगा, कोई प्लेटिनम जाते जाते लीडर बन जाएगा, कोई गोल्ड बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई पर्ल बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई कोरल बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई टोपाज बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई अमराल बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई रूबी बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई ओपल बनते बनते लीडर बन जाएगा। और डायमंड बनने तक लीडर बनना तो उनकी मजबूरी है। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो सेल्फ डिपेंड होकर काम करना चाहेंगे, खुद ही वो प्लान जल्दी सीख लेंगे, फॉलोअप करना सीख लेंगे, सेल निकालना सीख लेंगे, रजिस्ट्रेशन करना सीख लेंगे, सारी जिम्मेदारी लेके काम करेंगे। ऐसे भी लीडर आएंगे आपके पास, ऐसे भी लोग आएंगे। अब आप देखो, आप यही चाहते थे ना कि हमारा लीडर बन जाए, आपके पास देखो लीडर बन गया। हमें प्लानर बनाने में 3-4 महीने का वक्त तो लग ही जाता है, लेकिन क्या होता है ना, हम किसी को बार बार बोलते हैं कि आपको लीडर बनना है, आपको लीडर बनना है, आपको लीडर बनना है, आपको लीडर बनना है। बंदा टेंशन में आ जाए, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फिर वो ना बनना ही नहीं लीडर, ऐसा सोच लेता है ना। अब देखें, जो आपने प्रैक्टिकल किया है वही बातें आप, वही वो बातों को दमदारी से बोलना है। अब आप देखें, जहां आप बोल रहे हैं ना, आपके टीम के लोग वहीं पर हैं। अगर आप वहां क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये तय करना है, जो प्रैक्टिकल किया है वही बोलना है। अगर आप बोल रहे हैं हम सभी लोगों को टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, अगर आप सचमुच में टाइम पंक्चुअल है ना, तो लोग आपस में एक दूसरे को देखेंगे और बोलेंगे वाकई में परफेक्ट। सर को देखकर कोई भी घड़ी मिला सकता है और ताली बजा बजा के हाथ लाल कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते नहीं हैं और आप बोलते हैं कि हम लोगों को टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, तो लोग आपस में देखेंगे, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। 12 बजे का टाइम लो, 3 बजे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। काहे को ताली बजाएगा? कोई नहीं बजाएगा। आपको स्टेज के माध्यम से वही बोलने का हक है जो आपने प्रैक्टिकल किया है। कुछ भी बोलने से पहले आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्या मैं अपने जीवन में ऐसा करता हूं? अगर करते हैं तो उस बात को आप दमदारी से बोलें, अगर नहीं करते हैं ना, तो आपको बोलने का भी हक नहीं है। पहले प्रैक्टिकल करें, उसके बाद बोलें। पहले के जो लोग हैं उनका क्या होता है, जो दिमागदार थे, उनके तर्कस में जितने भी तीर थे ना, सब चला लिया, दिमाग का दही हो गया एकदम। और फिर एक दिन अपलाइन से बोलते हैं कि सर मेरे को आपका टाइम चाहिए, मेरे को मिलना है। और वहां जाकर बोलते हैं कि देखिए सर, आपने मुझे जो बोला, जैसा बोला कहने के लिए, आपसे पूछ के हमने किया सर। मेहनत मैं जी भर कर रहा हूं सर, दमदारी से मेहनत कर रहा हूं सर, लेकिन सर क्या बताऊं सर, अभी सिल्वर भी नहीं बन पाया हूं। आप देखिए सर, राहुल को मेरे पीछे आया सर, और वो सर गोल्ड बन गया। सर मैं डायमंड बनना चाहता हूं,
सर आप जो कहेंगे ना वो मैं करने को तैयार हूं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप यही चाहते थे ना कि वो आपके साथ आ जाए, और यही प्रक्रिया होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपके साथ एक तो है कि 3-4 महीने में आप लीडर बना के फिर उनके साथ काम लेना शुरू करेंगे। ये क्या है, क्वालिटी को पहचानने के बाद डे फर्स्ट से ही आपका काम होना शुरू हो जाएगा। ग्रो लाइन के सामने अपलाइन की कौन सी बातें करनी है और कौन सी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। देखो क्या होता है ना, जब हम एक साथ रहते हैं, लोगों के साथ एक साथ रहते हैं, तो कभी न कभी मन में विचार आना स्वाभाविक है, इंसान ही तो है ना। अगर कभी कोई बात अगर किसी ग्रो लाइन के मन में चुभ जाए और वो एकदम अपलाइन से गुस्से में आ जाता है, और फिर क्या वो भड़ास जो है ना कहीं से निकालने की सोचता है, कहाँ जाए, अपने ग्रो लाइन के पास घूमता है। ग्रो लाइन बोलते हैं सर लग रहा आज थोड़ा सही नहीं रख रहा दिमाग आपका, सही मूड नहीं लग रहा सर, आज लगता है कोई बात है क्या सर, टेंशन में दिख रहे हैं। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, अरे हम आपके चेहरे को रोज देखते हैं सर, कोई नहीं कोई तो बात है सर। फिर बोलता है अरे क्या बताऊं सर, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। अरे अपलाइन है इसका मतलब क्या है, जो चाहे वही बोल देंगे, जो चाहे वही कर देंगे। और जानते हैं सारी भड़ास निकाल देता है उस डाउन लाइन में। अपलाइन में उसको लगता है कि ये कमियां हैं, एक एक कमियां चुन के बताएगा, एक भी अच्छा ही नहीं बताएगा, एक एक कमियों को चुन के बताएगा, ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। और जब वो वहां से चला जाता है ना, तो उस डाउन लाइन के दिमाग में, ग्रो लाइन के दिमाग में एक मैसेज जाता है कि अपलाइन की बुराई भी करनी चाहिए। और जब वो अपने ग्रो लाइन के सामने होता है ना, तब इस अपलाइन की बुराई करता है कि सर हमारे अपलाइन की बुराई कर रहे थे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे, फलां सर के बारे में, फलां सर के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे, और इस सर को नहीं मालूम, सर के बारे में मैं बताता हूं। और वो उनके बारे में बताना शुरू करता है, वो उनके बारे में बताना शुरू करता है। इस तरह से रोंग डुप्लीकेशन हो जाता है। और जो अपलाइन का प्रभाव था ना, सारा प्रभाव खत्म कर देते हैं। देखो जब आप अपलाइन का सारा प्रभाव खत्म कर देंगे, और जब आपके लीडर के साथ किसी न किसी दिन कोई अनबन हो जाए, आपकी कोई बात पे मनमुटाव हो जाए, तो फिर क्या होगा। अब उसको, आपसे तो मनमुटाव ही हो गया, आपसे तो लड़ गया है, अब आपसे तो संभलेगा नहीं। संभलता किससे, अपलाइन से। लेकिन अपलाइन का भी प्रभाव खत्म कर दिया है, अब क्या होगा। तो देखें, चाहे अपलाइन से कितना भी कुछ हो गया हो, सीने के अंदर होना चाहिए। हो सकता है मनभेद बैठकर बातचीत करके दूर हो जाए, लेकिन उसका असर अपने डाउन लाइन पे, ग्रो लाइन पे नहीं आना चाहिए। जैसे आपको देसी भाषा में बताता हूं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। पति पत्नी में जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो एकदम पहले तो दोनों फूल जाते हैं, बातचीत बंद हो जाता है उनका। अब बातचीत कैसे होता है, मीडिएटर के द्वारा। अब मीडिएटर कौन बनता है, बच्चा बनता है, जो 15 साल के, 16 साल के, 18 साल का बच्चा होता है। और मम्मी बोलती है अपने बच्चे से, 18 साल के, बोला राहुल पापा से बोल देना अब मैं रहने वाली नहीं हूं, अब बिल्कुल नहीं रुकूंगी, और मैं जा रही हूं, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। उधर पति बोलता है राहुल मम्मी से बता दे, घर से कदम रखा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब बेचारा डाउन लाइन ये समझ नहीं पा रहा कि अपलाइन अपलाइन आपस में ही भिड़ रहे हैं। एक अपलाइन तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन एक मम्मी पापा ऐसे भी होते हैं कि पति पत्नी में जम के लड़ाई हुई है खूब, और 8 दिन बाद सुलह भी हो गया, और बच्चों के कानों कान खबर भी नहीं कि मम्मी पापा में लड़ाई भी होती है। फैसला आपको करना है कि हमको कैसे वाला मम्मी पापा बनना है, वैसे वाला या ऐसे वाला। चाहे अप्लायंस से कितना भी कुछ हो जाए, सीने में दफन करके रखना है। और आप अपने ग्रो लाइन से जो भी चाहते हैं ना कि आप मेरे ग्रो लाइन मेरे बारे में ये बोले, 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 वो सारी बातें अपने अपलाइन के बारे में बोलना शुरू कर दो। वो अपने अपलाइन के बारे में बोलना शुरू कर दो, मेरे अपलाइन ऐसे हैं, जो भी है अपलाइन के बारे में, जो कुछ भी हूं उनके वजह से, उनके बारे में बोलना शुरू कर दें। परिणाम एक राइट डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क में चला जाएगा। और देखें हमारा प्रोडक्ट, कंपनी का शानदार वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स माननीय श्रीमान
रजत वर्मा सर का ऐसा मानना है। वो कहते हैं अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक बार बेचना है ना, तो कोई भी कहीं भी बेच कर आ जाएगा, लेकिन उसी घर से बार बार ऑर्डर आना, इसके लिए हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा तो 2 बार 3 बार 4 बार ये ऑर्डर हमारा नहीं आ पाएगा। तो आज हमारा जो प्रोडक्ट है A1 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। क्या बताऊं, आज ये जो च्यवनप्राश कंपनी का एक एक प्रोडक्ट हम खुद अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। और च्यवनप्राश की क्या बात करें, ये तो ब्रह्मास्त्र है, खासकर सर्दी के दिनों में उनके लिए जो अस्थमा और दमा के पेशेंट हैं। इसको कंटिन्यू अगर इनका सेवन किया जाए तो एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा। हमने देखा है जिनको एलर्जी होता है, मौसम बदलते ही परेशानी आती है, अगर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें कंटिन्यू, परिणाम बिल्कुल बदल जाएगा। एक से एक प्रोडक्ट है। देखिए फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज में अंतर क्या? फर्स्ट परचेज में क्या है, हमको एक बार लोगों को समझाना होता है और एक बार पैसा मिलता है। लेकिन रीपर्चेज में यहां पर भी एक बार अगर किसी को बढ़िया से समझा दिया जाए तो हर महीने पूरा जीवन पैसा आएगा। तो देखें आसान कहां है, यहां या यहां? यहां पर एक बार पैसा मिलेगा, यहां पर हर महीने बार बार पैसा मिलेगा। तो जो लोग भी हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं ना, उनको रीपर्चेज के लिए तुरंत प्रोत्साहित करना है, उनको रीपर्चेज के लिए प्रोत्साहित करना है। क्यों? यहां पर सिर्फ खाने और खिलाने पे डालना है लोगों को। खाने और खिलाने पर डाल दिया ना, परिणाम बदल जाएगा। देखो हमको घर चाहिए सेफ शॉप से, 2 लाख सप्ताह चाहिए सेफ शॉप से, दुनिया घूमना है सेफ शॉप से, कार चाहिए सेफ शॉप से, खानदान दर खानदान पैसा चाहिए सेफ शॉप से। ये सारा कुछ मुझे सेफ शॉप से चाहिए, लेकिन हम खाएंगे बाहर जाकर, तो ये तो नाइंसाफी है ना, और ईमानदारी भी नहीं है। अपने बिजनेस के साथ ईमानदारी भी नहीं है। तो विनती है हाथ जोड़कर, आप पहले खुद खाएं और सच्चाई से ईमानदारी से जब आपको अच्छा लगे ना, तो दूसरों को बताएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं रीपर्चेज में फर्स्ट परचेज के अपेक्षा आसान है 2 लाख लाना रीपर्चेज में, क्योंकि हमको इसकी आदत पड़ चुकी है, इसलिए ये हमको आसान लगता है। इसकी अभी आदत नहीं पड़ी है, इसलिए हमको कठिन लगता है। और एक से एक प्रोडक्ट, किस कंपनी का तो कहना है हमारे डायरेक्टर्स का कि एक भी प्रोडक्ट के लिए हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, हर प्रोडक्ट आपको यहां पे उपलब्ध होगा। आप देखें क्या चाहिए, कंपनी वो सब कुछ हमको पहले ही उपलब्ध करा रही है। मैंने सिस्टम की हर एक्टिविटी को अपने जीवन में उतारा और इसको प्रमोट किया, चाहे सेमिनार की बात हो, चाहे 8 स्टेप ट्रेनिंग की बात हो, चाहे ग्रुप मीटिंग की बात हो, चाहे कोर ट्रेनिंग की बात हो, चाहे लीडर्स मीटिंग की बात हो, चाहे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार की बात हो, चाहे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार की बात हो, चाहे डायमंड सेलिब्रेशन की बात हो, दिशा वर्कशॉप की बात हो, टूल्स की बात हो, चाहे टारगेट की बात हो, चाहे काउंसलिंग की बात हो, एक एक एक्टिविटी को हमने प्रमोट किया। हमको एक चीज इस बिजनेस में बहुत प्रभावित किया और बहुत अंदर तक आने के लिए प्रेरित किया। जब ट्रेनिंग में गया था ना, तो वहां बोला गया था ड्रेस कोड, कोट पैंट और टाई। ये बड़ा एक्साइटेड हुआ था ये सुन के, और हमको लगा था कि हमको भी मन में एकदम गुदगुदी सी हुई थी कि हमको भी ऐसा पहनने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे खानदान में किसी ने कोट पैंट और ये टाई पाई पहना नहीं था। सेमिनार में हमको ध्यान रखना, लोगों को प्रोफाइल का ध्यान रखना जरूरी है। अगर प्रोफाइल में बिजनेस को नहीं ले गए ना, लो प्रोफाइल में बिजनेस ले जाने का मतलब है ना पत्थर से सट टकराना। वहां पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल कहां है वहां पे देखना है। जहां पे पोटेंशियल है वहां पे जाएंगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और जहां पोटेंशियल है ही नहीं और वहां पर आप जाकर प्लान कर रहे हैं। अब एक बार बताएं, जो 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 8,000 रुपये कमा रहे हैं, वहां आप जाकर भागवत गीता बता रहे हैं, तो बताओ वो कैसे लेंगे? उनकी भावनाओं को क्यों जगा रहे हैं? आप हमें वहां पे प्रोडक्ट को ले जाएं जहां वो कैपेबल है। अपवाद हर जगह होते हैं, यहां से भी लोग निकल के आएंगे, लेकिन अपवाद है। लेकिन अपवाद में हमको अपना जीवन
नहीं लगाना है। अब देखें 8 स्टेप ट्रेनिंग में जब शुरुआत होता है तो क्या होता है, फर्स्ट स्लाइड ही होता है, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। इस बिजनेस में जो एक्साइटमेंट और जोश और जुनून क्या है, वो क्या है, 90% है। यही है हमारे पास 90%। और 8% जो आपका 8% टेक्निक है, और 2% फाइन ट्यूनिंग, अपने अपलाइन के साथ गजब का तालमेल, अपने अपलाइन के साथ एकदम मर मिटने वाला, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, अपने अपलाइन के साथ ऐसा वाला। और ग्रुप मीटिंग, जैसे जैसे बताया, छोटे छोटे टीम हो उनमें ग्रुप मीटिंग करते चले जाएं। कोर ट्रेनिंग से सबसे ज्यादा प्लानर तैयार होते हैं। जितना ज्यादा आपके नेटवर्क में कोर ट्रेनिंग हो रहा होगा ना, उतना ही ज्यादा आपके प्लानर तैयार हो रहे होंगे। और जब जिनका जितना ज्यादा लीडर तैयार हो रहा होगा, भविष्य में उनके उतने ही ज्यादा शहर डेवलप हो रहे होंगे। और जिनके जितने ज्यादा शहर डेवलप हो रहे होंगे, परिणाम उन सभी नेटवर्क में 2-2 लाख के सप्ताह का चेक, 4-4 लाख सप्ताह का चेक ज्यादा से ज्यादा उनके नेटवर्क में आ रहे होंगे। हमें सक्सेस प्रीवियस सेमिनार में विश्वास, बिलीव, यकीन बनता है। जब सम्मान देखते हैं तो अपने पूरे परिवार को वहां पर लेकर जाएं। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार जो हमें सिखाता है आगे बढ़ने के लिए। डायमंड सेलिब्रेशन की हमने बात किया ही, दिशा वर्कशॉप की हमने बात किया ही, टारगेट की बात हमने किया, टूल्स की बात तो आप देख ही रहे हैं टूल्स की बात क्या है। तो आज देखो, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, प्रगति सूत्र जैसे, जो कि पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, शुभारंभ, प्लान फोल्डर। लेकिन होता क्या है, लोग सर मेरे लिए भी एक ला देना, सर मेरे लिए भी एक ला देना, सर ये मेरे को दे दो। अपलाइन के हाथ में देखते हैं तो वही किताब छीनना शुरू कर देते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई जो मैं आपको बता दूं। एक बार किसी गांव में मेला लगा था, और जो है ना, एक नौजवान, 25 साल का नौजवान मेला देखने जा रहा था। जी मोहल्ले से निकला ना, मोहल्ले की भाभी मिली और बोले, देवर साहब कहाँ जा रहे हैं? बोला, भाभी साहब मेला देखने जा रहा हूं। बोला, देवर साहब मेरे मुन्ने के लिए एक झुंझुना लेके आना। बोला, हाउ? जब आगे बढ़ा ना, एक भाभी साहब और मिली, पूछी, देवर साहब कहाँ जा रहे हैं? बोला, भाभी साहब मेला देखने जा रहा हूं। बोला, देवर साहब मेरे मुन्ना के लिए एक झुंझुना लेके आना। बोला, हाउ? जब कुछ दूर और पहुंचा ना, एक भाभी साहब और मिली और बोला, देवर साहब कहाँ जा रहे हो? बोला, भाभी साहब मेला देखने जा रहा हूं। बोला, देवर साहब एक 100 का नोट देकर उनके हाथ में बोला, देवर साहब मेरे मुन्ना के लिए एक सुंदर सा झुंझुना लेके आना। तो जानते देवर साहब ने क्या बोला? बोला, भाभी साहब किसी का मुन्ना झुंझुना से खेले या ना खेले, आपका मुन्ना झुंझुना से जरूर खेलेगा। तो क्यों खेलेगा भाई? क्योंकि भाभी साहब ने पैसा दिया ना। गांव घर में भी ये जीवन भर आपको याद रहेगा ये बातें। कभी आंटी भी घर मोहल्ले पड़ोस के बोलते हैं, बेटा बाजार जा रहे हो, मेरे लिए ये लेके आना। बोला, हाउ? हाउ कह दिया तो समझ लो आने वाला नहीं है। तो है ना, अपलाइन को आप पकड़ कर छीनो बगैर पैसा दिए, प्रगति सूत्र, अरे ये की है मेरे पास, मैं आपको कैसे दे दूं? नहीं देंगे। लेकिन उसी अपलाइन को पैसा दो, पॉकेट में डाल दो प्रगति सूत्र का, और फिर खींचो ना, पकड़ ढीली पड़ जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, टीम को बनाना और उसको टिकाना, और फिर उनके साथ काम करना। कुछ लोग टीम बनाना जान जाते हैं लेकिन उनको टिका नहीं पाते, जिनके वजह से उनका नेटवर्क चला जाता है। और कुछ लोग टिका लेते हैं तो उनके साथ मिलकर काम नहीं कर पाते, इसलिए उनका नेटवर्क चला जाता है। जो लोग टीम को बनाते हैं, बनाना सीख लिया, और उनको टिकाना, दिशा वर्कशॉप, डायमंड सेलिब्रेशन, इन जगहों पे जाकर उनको विश्वास, बिलीव, यकीन दिला दिया और उनके साथ मिलकर काम कर लिया, वो आगे बढ़ जाते हैं। और रही बात की पॉइंट की बात, तो की पॉइंट मेरे जीवन में तो सिर्फ एक ही है, जो मैंने अपने कसम, जो मैंने खाया था अपने मित्र से, कसम मैंने माननीय श्रीमान नरसिंह गिरेवाल साहब जी से भी खाया था, जब इन्होंने बोला था कि सत्येंद्र प्रसाद जी मैं आपको डायमंड बना दूंगा। उस समय भी मैं खड़े होकर ये बोला था, सर बेटे का मरा मुंह देखा जो आपकी जबान कट जाए, आप बोल के देखना, सत्येंद्र प्रसाद कभी पीछे नहीं हटेगा। और जब मैं घर से बाहर किसी शहर को डेवलप करने जा रहा था, तो अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर पत्नी से वादा किया था कि बेटे का मरा मुंह देखा जो सत्येंद्र प्रसाद डायमंड नहीं बना।
तो ये कसम ही है जो मुझे चारों तरफ से इस तरह से घेर लिया था कि मुझे हर वो काम करने के लिए मजबूर कर दिया था जो मेरा मन करने का नहीं करता था। वो हर काम मैंने इस कसम के वजह से किया। और कसम लोग अपने अजीज और अपने खास का ही खाते हैं। आज हम अगर बात करें माननीय राजीव चतुर्वेदी साहब का, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने शुरुआती दिनों में बहुत हेल्प किया। सर के साथ काम करने का भी मौका मिला, आने जाने का भी मौका मिला। और माननीय श्रीमान संजय जैन साहब का भी दिल से धन्यवाद। सर के बारे में कहाँ क्या करें, जहां हम लोग सोचना बंद कर देते हैं, सर वहां से सोचना शुरू करते हैं। जब भी आते हैं कुछ नया लेकर, जब भी आते हैं कुछ नया लेकर, जब भी आते हैं कुछ नया, नित्य नए नए आयाम जोड़ते चले जा रहे हैं हमारे सिस्टम में। सो कोटि कोटि धन्यवाद सर आपका। और कृतज्ञ हूं और ऋणी हूं माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब का। आज भी मुझे याद है जब मैं डायमंड बना था तो अपना पूरा परिवार कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सर के पास गया था कि सर आपके वजह से मैं डायमंड बना, मेरा जीवन पूरा परिवार ऋणी रहेगा आपका। लेकिन सर ने उस दिन भी एक लेसन मुझे सिखाया था कि सत्येंद्र प्रसाद जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज आपको एक सच्चाई बता दे रहा हूं। ऐसे तो मैंने लाखों लोगों को जो बातें आपको समझाया, बताया, लाखों लोगों को समझाया। अगर सफल होना होता ना, मेरी बातों में वो बात होती, तो लाखों लोग सफल हो जाते। लेकिन उनमें और आप में सिर्फ एक ही फर्क है कि आपने मेरे बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इसलिए आज आप सफल हैं। आज आप जीवन में जहां पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से हैं। और जीवन में आप जिस ऊंचाई पर भी जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से। सो सर, कोटि कोटि आपका धन्यवाद सर। आपने इतना विश्वास और यकीन मेरे पर दिखाया और जीवन भर ऋणी रहूंगा मैं और मेरा परिवार। और डायमंड बनने के बाद सर ने मुझे विधिवत रूप से माननीय श्रीमान विजयपाल सर के जी के हवाले कर दिया कि जो प्यार सम्मान सत्येंद्र जी आज आपने मुझे दिया, वही प्यार और सम्मान विजयपाल सर को देना, और वही प्यार सम्मान इधर से भी मिलेगा। तो सर के सानिध्य में आज भी मैं काम कर रहा हूं। और क्या बताऊं, सर तो सर ही हैं। सर जैसा दूसरा जीवन दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और माननीय श्रीमान माधव सर जी का जीवन भर आभारी रहूंगा। इन्होंने डे फर्स्ट से, जब आप शुरुआत में सर के साथ था तब भी सर का साथ था, आज हम माननीय श्रीमान विजयपाल सर जी के साथ हैं, आज भी मेरे साथ हैं। ये दोनों जो मेरे जीवन के बहुत बड़े आयाम लिखने में आज हमको प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और मैं जीवन भर इनका ऋणी रहूंगा। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह सर का साथ आज हमें मिलता है, जिस तरह सर का साथ मिलता जा रहा है, मुझे मालूम है जीवन के आखिरी पल तक